तो मैंने आपको इसकी शेप्स के बारे में बताना था। तो मैं ये बताना चाहूँगी कि इसकी बहुत डिफरेंट शेप्स होती हैं। सबसे पहले ये जब राउंड शेप में मिलता है, इस राउंड शेप में इसको हम कोकस कहते हैं। अगर ये एक ऐसी एक चेन में मिलता है लाइक दिस, तो इसका नाम स्ट्रेप्टोकोकस होता है। और ये सब इम्पोर्टेंट है, आपको पता होने चाहिए। इसके बाद अगर कोई इस शेप में मिलता है, सिलेंड्रिकल लाइक शेप में, तो उसका नाम होता है बेसिलियस। इसके अलावा जो एक कोमा शेप के बैक्टीरिया होते हैं, वो एक कोमा शेप में मिलते हैं, ऐसे ऐसे। इसके बाद अगर ये दो कोकस के बैक्टीरिया साथ में हो, तो इसे हम डाइकोकस कह देते हैं। ये सिंपल है बहुत। और इसके साथ अगर स्फेरिकल में एक चेन हो, तो इसका नाम होता है स्ट्रेप्टोबैसिली। ठीक है, तो ये थी बैक्टीरिया की कुछ शेप्स। अब हमने हैबिटेट के बारे में पढ़ लिया, साइज़ की और शेप के बारे में पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे मोनेरा के स्ट्रक्चर के बारे में। मोनेरा की एक डायग्राम है जो इम्पोर्टेंट है, जो मैं आपको लास्ट में करवाऊंगी। बट पहले एक मान लो ये एक बैक्टीरिया है, मतलब मोनेरा है। तो सबसे बाहर की लेयर, जो सबसे बाहर है सेल की, उसको हम कहते हैं ग्लाइकोकैलिक्स। ग्लाइकोकैलिक्स। इसके अंदर एक और लेयर होती है जिसको हम सेल वॉल कहते हैं। इसके अंदर एक और लेयर होती है, 3 लेयर है, जिसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन या फिर सेल मेम्ब्रेन कह देते हैं। ऑलराइट, अब इन तीनों लेयर्स को इकट्ठा टुगेदर हम इसको सेल एनवलप कहते हैं। ये सेल एनवलप है। ऑलराइट, अब हम इन तीनों के फंक्शंस, ये कैसे बने हैं, किस प्रोटीन से, किस केमिकल से, ये सब डिटेल में भी पढ़ने वाले हैं। इसके अलावा इसके बाहर कुछ ऐसा होता है, ऐसा दिखता है। जो ये बड़े वाले हैं, इनको हम कहते हैं फिम्ब्रियल। ये होती है हमारी पिल्ली। इसके आगे कुछ ऐसी शेप होती है, इसको कहते हैं हम फ्लैचिला। ऑलराइट, अब इन तीनों के फंक्शंस और हम डिटेल में इन तीनों को भी पढ़ेंगे। इन तीनों को टुगेदर हम सरफेस स्ट्रक्चर कहते हैं। सरफेस स्ट्रक्चर। तो सबसे पहले हम ग्लाइकोकैलिक्स की बात करते हैं। उसके बारे में सबसे पहले तो डिटेल में पढ़ना है हमको। ग्लाइकोकैलिक्स, तो ये आउटर मोस्ट लेयर है। तो ये बनी किसकी होती है? दिस इज मेड अप ऑफ माइकोपोलेसेकेराइड। इसकी ये बनी होती है ग्लाइकोकैलिक्स लेयर। ग्लाइकोकैलिक्स लेयर एक्चुअली 2 टाइप्स की होती हैं। एक जो होती है वो लूज होती है, और एक जो होती है वो हार्ड होती है। जो हार्ड वाली होती है लेयर, उसको हम कैप्सूल कहते हैं। उसका नेम एक्चुअल में कैप्सूल है। और जो लूज वाली होती है, उसको हम स्लाइम लेयर कहते हैं। स्लाइम लेयर ये लूज होती है,
ये प्रिवेंट करती है, हमको पानी की कमी नहीं होने देती है सेल को, प्रिवेंट फ्रॉम डिहाइड्रेशन। उसके बाद जो हार्ड लेयर होती है, जो कैप्सूल होता है वो सख्त होता है, टफ होता है और थिक होता है। ये प्रोवाइड करता है पैथोजेनिसिटी। इसके आपको डिफरेंस आ सकता है, रेयर केस है बट फिर भी मैं आपको करवा देती हूँ। ये लूज़ होती है एंड थिन होती है। कैप्सूल टफ होता है एंड थिक होता है। ये स्लाइमी होती है, इसलिए ही इसका नेम स्लाइम लेयर डाला है। इसके बाद ये हमें ये प्रोवाइड करती है पैथोजेनिसिटी, मतलब डिसीज़ कोजिंग एबिलिटी होती है इसके पास, बट इसके पास नहीं होती। और ये हमको डिहाइड्रेशन से सेल को प्रिवेंट करती है, बचाती है। और इसके बाद मैंने कहा था कि सबसे पहले ग्लाइकोकैलिक्स आती है। दूसरे नंबर पर जो लेयर आती है सेल में वो है सेल वॉल। इसके बारे में हम कुछ ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे क्योंकि ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब देखो सेल वॉल की बात करते हैं तो हमको तो बचपन से यही पता है कि सेल वॉल जो होती है वो प्लांट्स में मिलती है, बट मैं आज आपको बता रही हूँ कि जो सेल वॉल होती है वो बैक्टीरिया में भी प्रेजेंट होती है। तो जो सेल वॉल बैक्टीरिया में प्रेजेंट होती है वो किसकी बनी होती है? वो एक केमिकल है जिसका नाम है पेप्टिडोग्लाइकन। इस केमिकल की बनी होती है। इस पे कार्बोहाइड्रेट और अमीनो एसिड होता है। मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले तो आप नैम और नैक के बारे में जान लो, क्योंकि इस सेल वॉल जो होती है वो नैम नैक की भी बनी होती है। अब आप कहोगे कि वो पेप्टिडोग्लाइकन की है या फिर नैम नैक की है, तो आप सारी वीडियो देखो, आपको पता लग जाएगा एंड तक। तो सबसे पहले तो इसकी फुल फॉर्म जो होती है एन एसिटाइल ग्लूटामिक एसिड, जो कि आपको लर्न करनी होगी, और नाम की एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड। तो एक्चुअल में जो हमारी सेल वॉल होती है, बेसिक तो आपको पता ही है कि वो रिगिड होती है। उसके अंदर वो एक शेप देती है प्लांट्स को। तो बट इन बैक्टीरिया केस वो कैसी होती है, जैसे नाम, कुछ ऐसी वो बैक्टीरिया में सेल वॉल होती है। यहाँ भी नाम, नैग, नैम, नैग, नैम। एक्चुअल में नैम और नैम के बॉन्ड बने होते हैं वो एक चेन से। अब जो ये चेन है वो अमीनो एसिड की होती है, अमीनो एसिड की चेन होती है ये, ऑलराइट। और इसके बाहर जो होता है वो ग्लाइकेन का बना होता है। इसको अमीनो एसिड से जो चेन बनी है हम इसको नेम देते हैं पेप्टिडो। अब बताओ पेप्टिडोग्लाइकेन, मैंने क्या कहा था कि सेल वॉल पेप्टिडोग्लाइकेन से बनी होती है ना, तो वो नाम नैक की साथ साथ एक्चुअल में तो पेप्टिडोग्लाइकेन की बनी है। बट हमको पता होना चाहिए कि वो नाम नैक की बनी होती है। उसमें जो चेन होती है वो अमीनो एसिड की चेन होती है, उसको हम पेप्टिडो कहते हैं। और लास्ट में अब हम पढ़ेंगे सेल मेम्ब्रेन, या फिर इसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन कह देते हैं। इसके बारे में मैं आपको सारी डिटेल बताऊंगी सेल मेम्ब्रेन की, जो वैसे तो सेल वाले चैप्टर में है, बट आप इसी चैप्टर में पढ़ लो तो कोई मतलब आपको पढ़नी है वैसे भी सेल वाले चैप्टर में सारी डिटेल। तो हर एक सेल में सेल मेम्ब्रेन होती है, चाहे वो यूकैरियोटिक हो चाहे वो प्रोकैरियोटिक हो। सेल मेम्ब्रेन तो प्रेजेंट होती ही है दोनों टाइप्स के सेल में, ये इम्पोर्टेंट बात है। सेल मेम्ब्रेन में लिपिड होता है जो 40% होता है। इसमें प्रोटीन होता है जो 52% होता है। इसके अलावा अदर्स
मतलब जिसको हम कार्बोहाइड्रेट कह देते हैं, वो इसमें 8% प्रेजेंट होता है, ठीक है। ऑलराइट, इसके बाद एक्चुअल में जो सेल मेम्ब्रेन है वो किस चीज़ की बनी है? फोस्फोलिपिड बाइलेयर की बनी होती है वो, जिसकी फोस्फोलिपिड बाइलेयर। अभी फोस्फोलिपिड बाइलेयर को हम डिटेल में जानेंगे, ठीक है जी। एक्चुअल में फोस्फोलिपिड बाइलेयर का स्ट्रक्चर हमको पता होना चाहिए, तो वो कुछ ऐसा होता है, कुछ ऐसा स्ट्रक्चर है। बाइलेयर है मतलब दोनों साइड्स पर ये स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। और जो मैं ये मॉलिक्यूल है, ये है फोस्फोलिपिड, ये दोनों तरफ है, इसलिए हम फोस्फोलिपिड बाइलेयर कह देते हैं। ये हमारा फोस्फोलिपिड होता है। ऑलराइट, ये फोस्फोलिपिड, ये उसका हेड है, ये टेल है। जो हेड होता है वो हाइड्रोफिलिक होता है और जो टेल है वो हाइड्रोफोबिक होती है। हाइड्रोफोबिक मतलब वाटर को रिपेल करती है, हाइड्रोफिलिक मतलब वाटर लविंग होती है। ऑलराइट, इसके बाद में कुछ डिटेल है कि फोस्फोलिपिड से बनी है। एक्चुअल में हमें ये बताया गया है कि इसकी 2 अटैचमेंट फैटी एसिड के साथ है और एक अटैचमेंट फोस्फेट के साथ है, फिर हमारा फोस्फोलिपिड बनता है। बट और ग्लाइसरॉल से इसकी फैटी एसिड एंड फोस्फेट की अटैचमेंट होती है। बट मैं आपको डिटेल में बताती हूँ। सबसे पहले तो जो ये जो है बॉन्ड जो मैं बना रही हूँ, ये ग्लाइसरॉल का, ये ग्लाइसरॉल है, इसमें ये फैटी एसिड की अटैचमेंट, ये भी फैटी एसिड की अटैचमेंट होती है। और ये मैं फोस्फेट बना रही हूँ, ये फोस्फेट की अटैचमेंट है। अभी बताओ, ये फैटी एसिड है, ये फोस्फेट है, ये फैटी एसिड है, ये फोस्फेट है। इन दोनों को ग्लाइसरॉल ने अटैच किया है एक्चुअल में ये जो फैटी एसिड की चेन है ना, ये इसकी टेल ही होती है और फोस्फेट जो होता है वो इसका हेड होता है। तो मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, आपको पता होना चाहिए कि इन दोनों की अटैचमेंट ग्लाइसरॉल से होती है। ये फैटी एसिड है, जो मैं बताया था कि इसकी 2 अटैचमेंट हैं। ये फोस्फेट है जिसकी एक अटैचमेंट है। इन दोनों को अटैच ग्लाइसरॉल में, मतलब लिंक ग्लाइसरॉल ने किया है, जो कि आपको पता होना चाहिए। उसके बाद मैंने आपको सरफेस स्ट्रक्चर भी बताए थे सेल के, जिसमें पिलाई, फेम्ब्रियल एंड फ्लैजिला के बारे में बताया था। तो इसकी जनरल इंट्रोडक्शन होती है। जो पिलाई होती है वो कम होती है नंबर में, जो फेम्ब्रियल होते हैं वो मोर इन नंबर होते हैं। एक्चुअल में इन दोनों का डिफरेंस जो है वो आपको पूछा जा सकता है। ये ट्यूबुलर लाइक शेप होती है इसकी ब्रिस्टल लाइक शेप होती है। एक स्पेशल प्रोटीन का बना होता है जिसको हम पिलिन प्रोटीन कहते हैं, और इसकी जो अटैचमेंट होती है वो सम स्ट्राटम के साथ होती है। ये बस इनफ है इसकी डिफ्रेंशिएशन के लिए। उसके बाद जो हम फ्लैजिला की बात करते हैं, एक्चुअल में फ्लैजिला एक बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट होता है, जो सारे सेल्स बैक्टीरिया में तो नहीं होता, बट फ्लैजिला हेल्प इन सेल मोटिलिटी। मतलब जो सेल मूव करता है वो सिर्फ और सिर्फ फ्लैजिला के ऊपर ही डिपेंड होता है। फ्लैजिला ही मूव करवाता है, मूवमेंट फ्लैजिला से ही हो पाती है। अब हम डिटेल में आते हैं मोनेरा की। तो एक्चुअल में क्या होता है, एक्चुअल में 5 किंगडम सिस्टम थे जिनको हमने 3 डोमेन्स में डिवाइड कर दिया था। 3 डोमेन्स कौन से थे? एक तो था यूबैक्टीरिया,
दूसरा था आर्के बैक्टीरिया एंड तीसरा था हमारे पास यूकार्या। तो ये 3 डोमेन्स थे जिसमें मोनेरा, इसमें भी मोनेरा को 2 हिस्सों में डिवाइड किया। मोनेरा यू बैक्टीरिया में भी आता है एंड आर्के बैक्टीरिया में भी मोनेरा आता है। बाकी सारे जैसे प्लांटाई किंगडम, एनिमल किंगडम, फंगाई किंगडम, प्रोटिस्टा, वो सारे यूकार्या में हमने डाल दिए थे, मतलब साइंटिस्ट ने डाल दिए थे। मोनेरा एक बहुत ही बैक्टीरिया है जो कि बहुत वैराइटीज़ का होता है। तो 2 डोमेन्स में तो सिर्फ मोनेरा को ही कंसीडर करते हैं, इन दोनों में सिर्फ मोनेरा है, बाकी सारे यूकार्या डोमेन में आते हैं। तो हम पढ़ेंगे यू बैक्टीरिया के बारे में जो कि इम्पोर्टेंट भी है। यू बैक्टीरिया, इसको हमने 3 हिस्सों में आगे फिर डिवाइड किया गया है इसको। तो वो 3 हिस्सों में डिवाइड किया गया है, वो कौन से थे मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले तो आता है हमारा नॉर्मल बैक्टीरिया, फिर हमारा आता है BGA जिसको हम साइनोबैक्टीरिया भी कहते हैं, और लास्ट में जिसको हमने पढ़ना है, मैंने आपको पहले ही शायद इसका नाम बताया, जो कि है माइकोप्लाज्मा। ऑलराइट, नॉर्मल बैक्टीरिया की बात करते हैं तो मैंने आपको जैसे रोड शेप बैक्टीरिया के बारे में बताया, कोकस के बारे में, स्ट्रेप्टोकोकस के बारे में, बैसिलियस के कोमा के बारे में। इस बैक्टीरिया, वो सारे नॉर्मल बैक्टीरिया यहाँ पर आते हैं। इसमें क्या होगा कि इनका स्ट्रक्चर सिंपल होता है पर बिहेवियर कॉम्प्लेक्स होता है। जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, इनका जो स्ट्रक्चर होता है, स्ट्रक्चर इज सिंपल बट देयर बिहेवियर इज कॉम्प्लेक्स। ऑलराइट, और इसके साथ एक और पॉइंट लिख लो, दे शो डाइवर्स मेटाबॉलिक एक्टिविटीज। ऑलराइट, मेन तो है माइकोप्लाज्म, जिसमें 101% आपको पेपर में, एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएगा ही आएगा। बट जो साइनोबैक्टीरिया है उसको भी हम डिटेल में पढ़ेंगे क्योंकि ये भी थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले तो आपको बताना चाहिए कि इसके पास जो क्लोरोफिल होती है, वो क्लोरोफिल, इसके पास क्लोरोफिल ए होती है। ऑलराइट, दूसरे नंबर पर ये इसके पास ग्रीन प्लांट्स के जैसे करैक्टर होते हैं, वैसे करैक्टर हैव ग्रीन प्लांट लाइक करैक्टर, वैसे करैक्टर इसके पास होते हैं। ये कॉलोनीज में रहता है, लिव इन कॉलोनीज। तो इसको ज़रा सा डिटेल में पढ़ते हैं, लिव इन कॉलोनीज। तो एक्चुअल में बीजीए फोटोसिंथेसिस भी करता है। तो मैंने बताया कि ये ग्रीन प्लांट लाइक इसके पास करैक्टर है, तो फोटोसिंथेटिक तो होगा ही। तो वो कैसे? एक्चुअल में मैंने ये भी आपको बताया कि ये कॉलोनीज में रहता है, तो इसकी शेप कुछ ऐसी है, कुछ ऐसी, ठीक है। इसके सेंटर में एक सेल होगा जिसकी वॉल थोड़ी सी थिक होगी वॉल बाकियों के मुकाबले में, ठीक है। ऑलराइट, जिसकी वॉल जो थिक है वो नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है, और बाकी सारे CO2 मतलब CO2 फिक्सेशन बाकी सारे करते हैं, बट जिसकी वॉल थिक है वो नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है। अब बताओ
कि जो तो CO2 फिक्सेशन करते हैं वो तो फोटोसिंथेसिस करते हैं, बट जो नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है वो कैसे फोटोसिंथेटिक करता होगा? नहीं करता. सो अदर सेल एक्सेप्ट दिस टू फोटोसिंथेटिक. इस शेप का हमारे पास BGA की फुल फॉर्म ब्लू ग्रीन एल्केन होती है, करता है. इसके आसपास ये कुछ ऐसा होता है स्ट्रक्चर, इससे हम कॉलोनी कहते हैं, कॉलोनी. ऑलराइट, तो इसका स्ट्रक्चर यही है. हम इसे एनारोबिक भी कह देते हैं, एनारोबिक, बिकॉज ये इतनी थिक वॉल होती है कि कोई भी गैस इसमें क्रॉस तो कर नहीं सकती, बट ये नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है, इसलिए इसको हेट्रोक्राइस्ट भी कह देते हैं. ये नाम याद रखना, सॉरी, हेट्रोक्राइस्ट. तो ये कुछ जनरल इंफॉर्मेशन थी BGA के बारे में. उसके बाद हम पढ़ते हैं हमारा माइकोप्लाज्म के बारे में. तो माइकोप्लाज्म के बारे में आपको ये बताना चाहूँगी कि इसे हम PPLO भी कहते हैं, PPLO. तो इसकी फुल फॉर्म जो होती है वो होती है प्लूरो न्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म. ऑलराइट, इसकी कोई फिक्स शेप नहीं होती, इसके पास सेल वॉल भी नहीं होती. इसलिए इसे हम चोकर ऑफ प्लांट किंगडम कहते हैं. जी हाँ, चाहे ये किंगडम मोनरा में है, बट इसे हम चोकर ऑफ प्लांट किंगडम कहते हैं, बिकॉज इसकी कोई फिक्स शेप नहीं है, इसकी कोई सेल वॉल नहीं है. इसके पास जो DNA होता है वो लीनियर होता है. लीनियर का मतलब समझते हैं ना. इसके बाद ये डिसीज़ कॉज करता है, डिसीज़ कॉज करता है इन प्लांट्स एंड एनिमल्स, एनिमल्स में भी एंड प्लांट्स में भी ये डिसीज़ कॉज करता है. इसके अलावा जो मेन बात होती है, वैसे तो ये एरोबिक है, मतलब इसे ऑक्सीजन चाहिए, बट इसे ऑक्सीजन ना भी मिले तो भी ये सर्वाइव कर सकता है. मतलब ऑक्सीजन में भी रह सकता है और बिना ऑक्सीजन के भी रह सकता है. वैसे ऑक्सीजन में रहना ही ये इसको प्रेफर करता है ये. बट अगर एरोबिक होता है, एनारोबिक कभी मत लिख कर आना, ये एरोबिक होता है, ऑक्सीजन में ही ये सर्वाइव करता है, बट ऑक्सीजन के बिना अगर ना मिले ऑक्सीजन फिर भी ये सर्वाइव कर सकता है. तो गाइस, सो यू नो वेरी वेल कि जो बैक्टीरिया होता है उसमें ऑर्गेनेल्स नहीं होती. ऑर्गेनेल्स क्या होती हैं? जो माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, गोल्गी अपार्चर्स हो गया, ER हो गया, वो नहीं होते बैक्टीरिया में. तो सो ऑर्गेनेल्स के फंक्शन जो होते हैं सारे वो माइजोसोम करता है, सारे फंक्शंस माइजोसोम करता है. इनफोल्डिंग ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसे हम इनफोल्डिंग ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं. जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है ना, उसकी इनफोल्डिंग ऐसे जो होता है माइजोसोम होता है वो प्रेजेंट होता है. वो अगर एक शेप, ऐसी शेप में हो उसको वेसिकल कहते हैं, ऐसी शेप में हो तो इसे लैम्बले कहते हैं, ऐसी शेप में हो तो ट्यूबले कहते हैं. तो इसके रोल क्या होते हैं? रेस्पिरेशन करवाता है, उसके बाद बाइनरी फिजन, सेल वॉल फॉर्मेशन, सेल सिक्रीशन में यही हेल्प करवाता है. और ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए माइजोसोम के बारे में जो इम्पोर्टेंट भी हैं. एक जनरल डायग्राम होती है मोनरा किंगडम की. मैंने आपको बताया कि सबसे बाहर एक ग्लाइकोकैलिक्स लेयर होती है, उसके बाद सेल वॉल, उसके बाद सेल मेम्ब्रेन, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन उसे कह देती हैं. इन तीनों को हम सेल एनवेलप कहते हैं. तो इसके बाद मैंने आपको बताया था कि पिल्लाए, फ्लैजिला, ये सब भी होता है. उसके बाद न्यूक्लियस नहीं होता, न्यूक्लियस की जगह न्यूक्लियोइड होता है. न्यूक्लियस जैसा साइटोप्लाज्म से अलग एक रीजन होता है जो थिक होता है साइटोप्लाज्म से. मतलब ये एक्चुअल में न्यूक्लियस ही है, बट न्यूक्लियस मेम्ब्रेन एब्सेंट है, जिसकी वजह से हमें आइडेंटिफिकेशन में प्रॉब्लम हो रही है कि ये एक्चुअल में न्यूक्लियस है या नहीं. तो इस रीजन को हम न्यूक्लियोइड नाम देते हैं. इसके अलावा माइजोसोम जो बहुत इम्पोर्टेंट है,
के बाद मैं आपको माइसोसोम के बारे में बताऊंगी, इसके बारे में पता होना चाहिए। और आपको साइटोप्लाज्म के बारे में तो पता ही है, कुछ प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं, स्टार्च ग्रेन्यूल्स होते हैं, लिपिड ग्लोब्यूल होते हैं, गैस वैक्यूल्स। ये एक जर्नल डायग्राम है जो आपको सारी पता होनी चाहिए।